हेलो हेलो, चेक 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 चेक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट ब्लैंक पे अजीत भारती के 18वें एपिसोड में। आपने हमारे हर एपिसोड को देखा और प्रेम दिया, उसके लिए आभार। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बने, इसके लिए लज्जा आनी चाहिए। आप बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक। फैजल खान के कोचिंग पर गोली चढ़ गई धाएं, ऐसा उसने क्लेम किया। पर उसके पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट और क्लेम किए गए नौकरियों की ही तरह उसने इस बात पर भी पहले झूठ बोला। सुबह होते होते उसने कहा कि थोड़ा माहौल ऐसा हो गया तक उसको ऐसा लगता ही तो है आपको सर। क्या लगा कि पटना पुलिस आएगी तो ग्रीन बोर्ड ले करके लाल रंग से कहिएगा हम तो पढ़ाइए रहे थे कि एक बैग आवाज आए ठाए ठाए। हमको लगा अरे साला ये क्या हो गया। अंजना मैडम अपना गुंडवा सबको तो नहीं भेज दी। हम बाहर गए देखने, क्या बताएं, उधर से 10-20 गुंडा लोग आया, समझे, मुंह में गलमोछी बांधे तरातर गोली चला रहा था। एक गोली जानता है तुम लोग, एक गोली मेरे छाती तक आ गया। हम उसको पकड़ लेके ए साला जाता कहाँ है बे, आओ तुमको थोड़ा सा पुतिन जेलेंस्की का इतिहास बता देते। और खा गए। चलो गैस भी तो बहुत बन रहा था। 8-10 गोली को तो हम अपना गाना सुन लिए। काहे कि जब वाइब्रेशन होता है सबसे पहले वहीं कप आता है ना जी। पटना पुलिस ने कहा कि कोई गोली नहीं चली, कुछ पथराव हुआ था और दोषी लोग पकड़ लिए गए। फैजल बोला अरे बाप रे, इतना बड़ा धोखा, हमारा आंख कैसे धोखा दे दिया। अब समझे, उस वक्त ना हम लोग ट्रंप और ईरान वाला मामला समझा रहे थे, तो लगता है वीडियो देखने के चक्कर में सब थोड़ा सा हो गया। पता चला कि इनके राइवल ग्रुप ज्ञान बिंदु वालों के लड़के और इनके लड़के भिड़ गए थे। उसी में पथराव हो गया और अपने हेनेस दुख बम वो मारेगा, 19-4 बम ट्रंप हुआ, बातें खत्म हो जाएगा। ऐसे कालजयी शिक्षण के क्लिप्स वायरल ना होने की स्थिति में जो ही बोल करके चर्चा में आ जाएं तो बेचारे आ गए। वहीं फैजल भाई ने सीसीटीवी फुटेज में पुलिस से यह देखने को कहा है कि इसमें कोई नकाबपोश अंजना ओम कश्यप तो नहीं है। अंजना जी ने कहा कि वो स्टूडियो में ही थी, पर एक बात तो साबित हो गई कि कोचिंग माफिया हो या ना हो, कोचिंग में माफियागिरी तो खूब है। 5 दिन तक तेल पीने के बाद और फैट में रहने के बाद चर्चा से गायब हो चुके तिलचट्टा पार्टी के तिलचट्टा नरेश अभिजीत दिप्के ने कहा है कि वो छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ने हेतु जंतर मंतर पर 6 जून को आंदोलन करेंगे। तैलपनाथ जी, जिनके ग्रुप के लोग एक डॉग फाइल नहीं बना सकते और 280 अक्षरों से अधिक लंबा लेख उनसे पढ़ा नहीं जाता, वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर के स्वघोषित भगत सिंह बनने आ रहे हैं। उनका कहना है चाहे मैं अरेस्ट ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन बच्चों के लिए मैं आऊंगा जरूर। पीआर में एमबीए करने वाले अभिजीत का पीआर देखकर हासिल की कालजयी पंक्ति याद आ गई, जो कुछ नहीं करते हैं वो ला करते हैं। पर ये तो पीआर कर रहे हैं जी। इरफान के समय का ला और आज का एमबीए बराबर ही है। और जो अमेरिका में 50 से 90 लाख का केवल ट्यूशन फी देकर पीआर में एमबीए कर रहे हैं, जिनके फाइनेंस का कुछ पता नहीं, उस स्वघोषित दलित पीड़ित वंचित व्यक्ति पर तो मुझे संदेह है। क्योंकि बॉस्टन में रहने और पढ़ने का खर्च लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया प्रति वर्ष आता है। ये कौन से भगत सिंह हैं जो शोषित भी हैं, 80% रिजर्वेशन की भी बात करते हैं और 2 करोड़ हर वर्ष खर्च भी कर रहे हैं। काम के नाम पे यूनिवर्सिटी के मैगजीन से जुड़े हैं और बाकी पीआर का आउटपुट ऐसा है कि कैमरा पर 2 लाइन बिना कट के बोल नहीं पाते। सोनम वांगचुक ने कहा कि यदि 5 जून तक धर्मेंद्र प्रधान ने त्याग पत्र नहीं दिया तो वो 6 जून को तिलचट्टों के साथ धरना देंगे। मैथिली में कहावत है ओकर बात घोड़ा पाद, दूसरी कहावत है गैर मगू न मायगे हग्गब। पहले का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं होता। ये टायर से दूसरों के मूत की गंध सूंघकर भौंकने वाले वो कुत्ते हैं जो हर कार के पीछे 20 मीटर दौड़ लेते हैं, कार वाले को पता भी नहीं चलता। वांगचुक जैसे लोग काम नहीं करते, वो काम करते हुए दिखना चाहते हैं। देश को हिंसा की आग में झोंकने के लिए इनको हमेशा एक कॉज चाहिए होता है। लद्दाख में तो इनकी गन का गुब्बारा बना दिया था, पर अब बाहर आए हैं तो आंदोलन जीवी अपने परजीवी कोशिकाओं के पोषण हेतु नया आंदोलन ढूंढ रहे हैं। सीबीएसई प्रकरण में कई बातें हुई। सरकार ने गुस्सा होते हुए बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जो प्रधर्मा को भगा दिए क्या मोदी? नहीं, वो नहीं हुआ। ओ तो फिर शिक्षा मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में ट्रांसफर किया होगा, वो भी नहीं हुआ। तो उनकी फेवरेट कंपनी कोएम्प्ट वालों को ब्लैकलिस्ट करके पैसा फ्रीज कर दिया होगा, वो भी नहीं हुआ। पक्का सीबीएसई वालों को सस्पेंड कर दिया होगा कि साइट भी नहीं संभल रही, नहीं वो भी नहीं हुआ। फिर बड़ी कार्रवाई क्या हुई? अरे चेयरमैन और सचिव को ट्रांसफर कर दिया।
इसका मंत्रालय के चेयरमैन और सचिव से क्या काम अजीत? अरे मंत्रालय नहीं, सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर किया। अरे बात समझो यार, मोदी जी पर्सनली देख रहे हैं। अभी तो सीबीएसई के माली और गार्ड को भी निकाला जाएगा और उस कंप्यूटर ऑपरेटर के मदरबोर्ड को मोदी जी खुद फाड़ेंगे जिससे साइट को लाइव किया गया था। अभी तो ऐसी कार्रवाई होगी कि आत्मा कांप जाएंगी इनकी। सीबीएसई वालों ने मजाक समझ रखा है क्या बच्चों को? केवल धर्मेंद्र प्रधान उसे मजाक समझ सकते हैं क्योंकि वो मोदी जी के अतिशय प्रिय है। साथ ही अब चेयरमैन साहब सीबीएसई से निकलकर कृषि विभाग में डाल दिए गए। देश में यही एक आईएएस लोगों की प्रजाति है जो शिक्षा के बाद कृषि, फिर डिफेंस, फिर आईटी, फिर जनसंख्या नियंत्रण या जो भी दे दो, ये जल की तरह आकार ले लेते हैं। आईएएस है, फाइल पर लाल हरे कलम से नोटिंग लगानी है, कुर्सी पे तौलिया डालना है और ये प्लान बनाना है कि कहाँ से कौन सा हाईवे 2 साल बाद निकलने वाला है और वहाँ ज़मीन कैसे ली जाए, या किसका भला कर दूँ तो बाल बच्चे अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर लें। विभाग बदलते रहते हैं, इनको उस विभाग का ज्ञान अगले दिन ही हो जाता है। चमत्कारिक सर्विस है, आईसीएस नाम होना चाहिए इसका। और पता है क्या हुआ? अब एक कमेटी बनी है आईएएस ऑफिसर की अध्यक्षता में जिसको सीधा मोदी जी को रिपोर्ट करना है। आईटी प्रोफेसर से सर्वर ठीक करवाएंगे, एयरफोर्स से प्रश्न पत्र पहुंचाएंगे, पूर्व इसरो चीफ से मिलेंगे, सीबीएसई चेयरमैन का ट्रांसफर हो गया। इस सब से जब कुछ बात नहीं बनी तो अब एक गंभीर निर्णय लिया गया है, पीएम मोदी को करेगी रिपोर्ट। मुझे तो डर लग रहा है कि स्थिति अधिक बिगड़ गई तो कहीं मोदी जी को दिल्ली में सीबीएसई के बच्चों के बीच रोड शो ना करना पड़ जाए। इतनी गर्मी में मोदी जी तो चलो कार से बाहर लटके, हाँ कैसा लग रहा है जी, ये तो कर लेंगे, लेकिन एम्बुलेंस को रास्ता देने का प्रबंध। एक सीबीएसई का टॉपर बच्चा जो मोदी जी के फोटो लेकर के गर्मी में सड़क पे खड़ा रहे, स्कूल ड्रेस में मोदी जी का मास्क पहने बच्चे हाथ में रेडियो लिए मन की बात सुनते हुए सड़क पे रैंडम दिख जाए, ये सब करने बहुत टाइम लगता है भाई, ऐसे नहीं हो पाता इतनी जल्दी। पीएम को करेंगे रिपोर्ट, ऐसे म्यूजिक के साथ चलाया जा रहा है कि भाई अब तो सॉल्यूशन आ ही जाएगा। 29 मई को पोर्टल खुलना था, 1 जून का फिर डेट दिया, उस दिन भी नहीं खुला, अगले दिन 10 बजे लाइव हुआ, उसमें भी लॉगिन फेलियर्स होते रहे। कितना गिरोगे बे तुम लोग? कमिटी बनाने को ऐसे बताया जा रहा है जैसे इन्हें साक्षी ही ना मिले हों कि ब्लैकलिस्टिंग को नियम से हटाया गया। 6 लाख कर्मचारी वाले टीसीएस की जगह स्कैन करने के पूर्व अनुभव के कारण 200 कर्मचारी वाले कोएम्प्ट को दे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट। साइट तुम्हारी चल नहीं रही, हर दिन हैक कर ले रहा है 19 साल का बच्चा, लॉगिन फेल हो रहा है, कॉलेज की काउंसलिंग आरंभ है, बच्चों के मार्क्स फाइनल नहीं हुए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह संसदीय कमेटी के बैठक में सार्थक को बुलाकर, ये राधा चौहान को हेड बनाकर, 2 ट्रांसफर करवाकर आप हमें मेलोडी खिला दोगे और हम रील बना के नाचने लगेंगे? मुझे तो डर है कि मोदी जी 12वीं के बच्चों द्वारा सीबीएसई साइट हैक करने को अगले मन की बात में डिजिटल इंडिया की सफलता में न गिनवा दें। शेक्सपियर के मैकबेथ में 3 डायनों या चुड़ैलों के पात्र हैं जिन्होंने मैकबेथ को लगातार मनोवैज्ञानिक रूप से मैनिपुलेट किया और अंततः मैकबेथ को उसकी दुर्दशा तक पहुंचाया। अजीत जी मैकबेथ क्यों फ्लैक्स कर रहे हैं? हम लोग जानते हैं आप बहुत ज्ञानी आदमी। मैं फ्लैक्स नहीं कर रहा हूं, इस फोटो को देख के मुझे उनकी याद आ गई कि इन लोगों ने बंगाल को कैसे बर्बाद किया है। और अब ये स्थिति यह है कि एक तो पहले ये सोफे पे बैठ के प्रोटेस्ट किया करती थी, अब इनके अपने ही 29 सांसदों में केवल 3 और 80 विधायकों में केवल 6 इतने ही लोग आते हैं। इनके सांसद और राजकुमार पहले औरा फार्मिंग करते थे, अब उनके लकड़े लग रहे हैं, अंडे लग रहे हैं। कहीं कोई विधायक घर ही में अंडे से पिट रहा है, कहीं इनको सारा कटमनी लौटाना पड़ रहा है। और तो और अभिषेक के अपने आदमी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए जो फर्जी सिग्नेचर वाला विवाद हुआ, उसके बाद टीएमसी होने वाली है। प्रथम बार विधायक बने ऋतव्रता बनर्जी, क्या नाम रख लिया है, प्रथम बार विधायक बने ऋतव्रता बनर्जी ने 58 से 60 विधायकों के साथ विद्रोह कर दिया है। ऐसे में लगता है कि दीदी और भाईपो ही अब संघर्ष के लिए बचेंगे। यहाँ सायोनी और महुआ तो साथ में चप्पल से चप्पल मिला के चल रही है, लेकिन जैसा गीत ममता जी गाती है मुझे डाउट है कि ये दोनों अधिक दिन तक पार्टी में टिकेंगे। ममता जी ने अमित शाह को एक्सपोज करते हुए ये कहा, तारपरे होम मिनिस्टर निजे আমাকে ফোন করে বলছেন এই দেশ के लिए है। কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন?
কার কার নাম বেরিয়েছিল। আজ গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হলেও মনে রাখবেন, আমি তো সবটাই জানি। আমার হৃদয়টাই একটা কথা ভান্ডার, তথ্য ভান্ডার, সত্য ভান্ডার। इससे पहले भी ममता जी ऐसे ही पेन ड्राइव है मेरे पास कहकर धमकी दिया करती थी। अरे पेन ड्राइव आज किसके पास नहीं होता है दीदी, अब एसएसडी का जमाना है। खैर, दीदी ने स्वयं के हृदय में कथा भंडार, तथ्य भंडार, सत्य भंडार होने की बात कहते हुए कहा कि अमित शाह ने उस्मान हादी, बांग्लादेश में जो मारा गया था, उसके हत्यारों को मेघालय बॉर्डर से घुसने के बाद कहा कि ये सूचना बाहर नहीं जानी चाहिए। कुछ लोग मुझे भी मान लेते हैं कि मैं ही वो आदमी हूँ सीसीटीवी देखने के बाद। ये बात बांग्लादेश की मीडिया में चलाया जा रहा है। ये तो मुझे विड्रॉल सिम्टम लग रहा है। सत्ता जब चली जाती है तो सब्जेक्ट ऐसे ही अनर्गल बातें करता है। एक अन्य समाचार में डनलप क्षेत्र में 30 किलो गांजा एक फ्लाईओवर के नीचे पाया गया। पता नहीं लोग अब औरा फार्मिंग कैसे करेंगे, या गले की नस फुलाकर अमित शाह को अपने बाप का बेटा होने की धमकी कैसे देंगे, या कार की छत से खड़े होके डीजे बाजबे, ये कैसे होगा। वैसे गांजा का नशा करने वाला एकदम सूख जाता है, ऐसा बोला जाता है, पर हर सूखा हुआ व्यक्ति नशेड़ी नहीं होता। ममता दीदी को ही ले लीजिए। कोलकाता के सुरेंद्र नाथ कॉलेज में कुछ दिन पहले दीमक द्वारा खाए गए नोटों के बंडल मिले। ममता दीदी ने इस पे क्रेडिट लेते हुए कहा कि उनके समय बंगाल में इतनी समृद्धि थी कि वहाँ के दीमक भी 500 के नोटों के बंडल से नाश्ता किया करते थे। उसी कॉलेज में अगले दिन और भी खोजने पर बेड भी मिला। मुझे लगा दीवार तोड़कर देखेंगे तो पता चलेगा नवजात शिशु भी वहाँ पे पल रहे हैं। टीएमसी के अंतर्गत कॉलेज में इनके नेता अलग ही ओयो टाइप का स्टार्टअप चला रहे थे, और पैसे जिस हिसाब से मिल रहे हैं बंगाल में, ये लोग मोदी जी को ही मुद्रा लोन दे देंगे किसी दिन। टीएमसी के समय में इस पुरुष ने लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ लिया, लजाए बिल्कुल नहीं, दूसरे की भी फोटो नहीं लगाए, बगल में 100 रुपये वाला कंबल उठाया और तुरंत रानी रूपमती का रूप धारण कर लिया। मुस्कान देखिए इसकी, इसको बचा के रखो शुभेंदु जी। ममता जी का राज होता तो ऐसे हसीन चेहरे को देखकर नोलन इसे हेलन ऑफ ट्रॉय का रोल दे देता। मुस्कान को और अधिक अध्ययन करने पे आपको दिख जाएगा कि अगर लूवरे में फिर से चोरी हुई तो मोनालिसा की जगह आप अपनी इस्मत आरा को भी हम लोग देख सकते हैं। आप इसे जिस रूप में देखोगे वैसा ही लगता है। साले ने शेव भी नहीं किया कि ममता दीदी की कुछ तो इज्जत कर लो बे, क्यूट बन जाओ, फिल्टर लगा लो। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। श्री डोनाल्ड ट्रंप जून के महीने में रजस्वला हुए हैं। भारत के साथ एक व्यापारिक सहमति बनने के बाद पुनः भारत पर टैरिफ की घोषणा करते हुए अमेरिका ने 10% अतिरिक्त कर लगाने की बात की है। इस पर दुर्भाग्य यह है कि इसकी सूचना हमें कांग्रेस की जगह अमेरिकी मीडिया से ही मिली। बताइए, अब क्या हम खुद ही ये पंच लाइन लिखें और 40 सेकंड की रील बनवाएं जिसमें हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार वाले क्लिप हों और लास्ट में देश को बेच दिया टाइप की टेक्स्ट जो है वो लगा करके दें। हालांकि इस न्यूज़ से मुझे मूड स्विंग का पता नहीं लगा था। बुढ़ापे में तो मेनोपॉज हो जाता है, पर ट्रंप का पूरे महीने चलता है। ईरान से 18-20 बार डील हो जाने और फिर बर्बाद कर दूंगा डील नहीं किया, ये कहने के बाद जब ईरान ने कहा कि हाँ मैं बर्बाद होना चाहता हूँ और उधर से फिर बम और ड्रोन चला दिए, तो मैं कंफर्म हो गया कि ट्रंप दिल ही दिल में एक कन्या के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। पता मुझे तब चला उसने जब नेतन्याहू से कहा कि पगला ही गए हो क्या भोसड़ी के। बाताबाती बहुत गंभीर हो गई और उन्होंने जो अंग्रेजी में कहा वो तो मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, पर हिंदी अनुवाद मेरे ही मुखारबिंदों से जाएगा। तुम लहन के बौड़े पगला गए हो क्या एकदम से? साले जेल में सड़ रहे होते अगर मैं नहीं होता तो। मैं तुम्हारी चाह रहा हूँ, सब तुमसे घृणा करते हैं और पूरे इजराइल को तुम्हारी बकचोदी के कारण हेट कर रहे हैं लोग। अब देखिए, अंग्रेजी स्क्रीन पे आया तो आपको लगेगा तो नॉर्मल है अंग्रेजी, लेकिन मैंने हिंदी बोल दिया तो मैं तो गालीबाज और गंदा आदमी हो जाऊंगा। असद के पड़ोसियों को अचानक से संविधान याद आने लगा है। सुनिए, बुलडोजर ही अगर सरकार चाहे तो फिर ऐसा कोर्ट कचहरी भी बंद हो जानी चाहिए। फिर ये सबके लिए बुलडोजर चलना चाहिए, हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन लेना चाहिए लीगल तरीके मैं से। इसी वीडियो की प्रतीक्षा में था। द न्यूज स्पॉट का आभार। और ये लोग भूल गए कि असद ने संविधान की जगह कुछ और ही पढ़ लिया था कि बाप नवाब बगल में खड़े होकर कह रहा था आज इसका खेल खत्म ही कर दो बेटा।
असद के एनकाउंटर से पहले उस पूरे एरिया के किसी मुसलमान को ये पता ही नहीं था कि 17 वर्ष के सूर्या को चाकू से गोदकर असद, उसके बाप नवाब और आतिफ आदि ने मार डाला। जिससे पूछो कहता मैं तो गांव गया था, आज ही आया हूं। एक को पत्रकार ने कह दिया खा अल्लाह कसम, तो चिढ़ गया और गांव जाने की जगह गाजा ही चले जाओ कभी, वहां लड़ाकों की कमी भी हो रही है। वहीं एक अन्य स्रोत से प्राप्त समाचार के अनुसार नवाब ने असद को इसलिए आगे किया कि उसकी दूसरी बीवी के साथ असद आनंद कर लेता था। इसकी पुष्टि तो अब असद ही कर पाता, पर वो राज भी असद के ही साथ चला गया। असद जब सुअर गति को प्राप्त हुआ तो मेरठ के एक अमन पुत्र अशरफ की जवानी में उबाल आने लगा कि तुम कितने असद को मारोगे, हर घर से असद निकलेगा। चाकू दिखाते हुए रील बना दी भाई ने। यूपी पुलिस ने उसके बाद उसकी दूसरी रील बना दी। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि यूपी पुलिस वाले भीतर में ऐसा करते क्या है कि ऐसे अपराधी लंगड़ाते हुए निकलते हैं। या तो ये शौकीन मिजाज के हैं जो इनसे जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी पे नाच करवाते हैं, या फिर डंडे से मारने की जगह मारते हैं, या इनको बोलते हैं कि साले थोड़ा लंगड़ाते हुए चल, हिंदू जनता प्रसन्न हो जाएगी। जो भी है, प्रसन्नता तो बहुत होती है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें सरस्वती नदी में कूड़ा फेंकते पाए गए श्रद्धालु। लोग क्रोधित हो गए, जबकि सत्य यह है कि वो देखना चाहते हैं कि सरस्वती नदी तो लुप्त है, ऊपर दिखती नहीं, नीचे का वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं। तो ये कूड़े की पन्नी डालकर वो देखना चाहते हैं कि भीतर से बहते हुए ये भारत के किस भूखंड पे प्रकट होगी। यदि प्रकट ना हुई, क्योंकि पूर्णतः भूमिगत है, तो उसमें महिला ने एक कूड़े वाले पन्नी में 2000 का नोट रख दिया है, जिसके भीतर वो नैनो चिप है। उसको इसरो के उपग्रहों से ट्रैक करके पता चल जाएगा कि ये नदी कहाँ कहाँ जो भीतर ही भीतर जा रही है। परंतु कुछ लोग इसे काउ बेल्ट कल्चर आदि कह रहे हैं। विज्ञान की बातें किसको समझ में आती। बिहार में 34 वर्ष पुराने एक केस में 85 वर्षीय बुजुर्ग को 3 वर्ष का कारावास मिला है। 34 वर्ष पूर्व के एक जानलेवा आक्रमण के संदर्भ में कोर्ट ने फाइनली माना कि इसी ने किया होगा। और भी लोग थे जो यदि उस समय युवा भी रहे होंगे तो इस समय बूढ़े वो भी हो गए होंगे। इसमें एक अच्छी बात यह है कि अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट ने यह कहा कि आप अपील कर सकते हैं आगे भी। दादाजी को तो वैसे प्रोविजनल बेल मिल गए, पर मुझे 34 वर्ष बाद भी मिले दंड को देख के आशा जगी है कि कभी यशवंत वर्मा जी को भी 85 वर्ष की आयु में ही सही हमारी न्यायपालिका जेल में अवश्य डालेगी। भाभी जी घर पर हैं कि पुरानी अंगूरी भाभी शिल्पा शिंदे जी ने बताया कि उन्होंने प्रोड्यूसर के ऊपर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था वो झूठा था और उसके पैसे नहीं मिल रहे थे, शो का जो बचा हुआ था। इसलिए उन्होंने एक लॉ की पढ़ाई करने के नाते सोचा कि अभी यही मार्ग उचित रहेगा। यह बात उन्होंने हंसते हुए बताई। महिलाओं की यही अदा मुझे दीवाना बना देती है। और पुलिस ने कहा कि आपको गंदा तो लिखना पड़ेगा, वरना पैसे रखने का तो कोई केस बनता नहीं है। पुलिस को हम लोग ऐसे ही नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, जबकि पुलिस जो है वो बेचारे पीड़िता से अधिक जानते हैं कि उनको पीड़ा किस बात से पहुंचने पे कानून अपना काम कर पाएगा। कई बार यह भी होता है कि पुलिस वाले सामने वाले को भी यही सब बताते हैं कि भैया ये धारा लग गई है, ये जल्दी हटेगी नहीं, पर तुम बताओ तो मैं आगे बात करता हूँ। साला पुलिस ना हुई अमेजॉन हो गई कि बायर और सेलर को मिला देंगे और बीच में प्लेटफॉर्म फी ले लेंगे थोड़ा सा। कैसा लगा आपको यह एपिसोड कमेंट में अवश्य बताएं, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप में शेयर करें और देखते रहें पॉइंट ब्लैंक। नमस्कार।